आज के प्रोग्राम में एक बार फिर ट्रकां वाली सरकार कदीर साहब हमारे साथ हैं और आज हम जो 4-5 मेन इवेंट्स हैं जो आज बड़ी हॉट न्यूज़ है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खान साहब ने हमें हकीकी आज़ादी दिलानी थी और उन्हें हमें ग़ुलामी की जंजीरें तोड़नी थी, मगर अब उन्होंने कहा कि शायद उनको गलती लग गई और उन्होंने कहा जी अमेरिका का कोई कसूर नहीं था, ये सब बाजवा साहब का कसूर था जिन्होंने अमेरिका को वर्गलाया और फिर अमेरिका ने आगे से फिर कहा कि जिनकी हुकूमत गिरा दें। तो उन्होंने इसमें अमेरिका को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका अपनी मासूमियत में धोखा खा गया था मुबीन साहब, और असल बाजवा साहब का कसूर है। मुबीन साहब अमेरिका इन्ना ही ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? कभी खान साहब कहते हैं हकीकी आज़ादी चाहिए, कभी कहते हैं सानू अंदर फड़ के बंद कर दो। दो दो डिफरेंट, दो बिल्कुल ही ऑपोजिट गल्लां। एक आज़ादी वाली है, एक अंदर बंद करने वाली है, जेल च बंद होना है, कभी कभी सानू आज़ादी दे दो। कुछ समझ नहीं आ रही। बस वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती पीछे लाया सारे इन्होंने। नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। भी हकीकी आज़ादी लेना चाहे तो शायद हम पहले से ही आज़ाद थे, तो अब किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? इस तनाजुर में बात कर रहे थे कि ये हकीकी आज़ादी कौन सी है। और इसमें जौन सा है, उन्होंने खान साहब ने कहा जी नई इन्फॉर्मेशन आई है जिससे उन्हें पता चला है कि बाजवा साहब रिस्पॉन्सिबल थे इसके। और बाजवा साहब जवाब में कह रहे हैं कि जी अगर वो खान साहब पे चेक ना रखते तो खान साहब ने पूरा पाकिस्तान तबाह कर देना था। और ये वही खान साहब हैं जो अमेरिका से हकीकी आज़ादी ले रहे हैं कि जब आपको याद होगा ट्रंप के ज़माने में खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त विज़िट किया था, जब कुशनर जो उनका दामाद है ट्रंप साहब का, उसे जुल्फी बुखारी साहब ने बड़े अच्छे ताल्लुकात है, फिर ये सब गए उधर ट्रम्प को मिले और फिर खान साहब वापस आए, उनको हार पहनाए गए फूलों के जिस तरह कोई इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो लग रहा है मैं सेकंड वर्ल्ड कप जीत आया हूँ। उस उन्होंने हमें आज़ादी दिलानी थी, उस वक्त आज़ादी आ गई थी। मतलब अजीब खौफनाक अमेरिका के अंदर जाके इन्होंने जो जलसे किए सन, वो एक बड़े पूरे अमेरिका तो लोग आए सन, हल्ला गुल्ला होया कि जी मैं जो इन्होंने सियासी कैदी बनाए सन इतने कि जी मैं किसी का AC उतरवा दूंगा, किसी को कुछ कर दूंगा, किसी को कुछ कर दूंगा। मतलब हैरान अजीबो गरीब मामलात ने खान साहब दे। खान साहब पता नहीं इन्हें की करना है की नहीं करना, लेकिन मुल्क तबाह हो गया है सारे मामलात के अंदर। तो दूसरी गल है कि बाजवा साहब नू भी चाहिए। बाजवा साहब ने भी कहा कि जी हमें पता चल गया था कि जी ये हो गया ऐसे। इमरान खान साहब ने कहा कि नवी इन्फॉर्मेशन आई। नवी इन्फॉर्मेशन CIA तो आई है। अब ये जिसने हकीकी आज़ादी दिलवानी थी उसी ने लगता है इन्फॉर्मेशन दी है। इन्हों के इन्फॉर्मर्स इन्ने ही कच्चे ने कि उन्होंने पता ही नहीं लग्या। मतलब एक साल मुल्क तबाही के दाने तो पहुँच गया। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड रजीम नामंजूर कि जी अमेरिका के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। हूँ अमेरिका क्लीन चिट मिल गई है। मगर इसमें एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने कहा जी ग्रेड 22 का एक अफसर था। हाँ। और उसने एक सिक्योरिटी समिट के अंदर उसने जो है रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी थी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और खान साहब कह रहे थे मैं तो सस्ता तेल खरीद रहा था और 22 ग्रेड के अफसर ने जॉन साहब का काम खराब कर दिया। सर सस्ते तेल का तो कुछ भी नहीं थी है उस वक्त तक। जो ना ईवन के रशियन एम्बेसडर ने आके ऑन मीडिया क्या सी कि जी कोई साडा ऐसी गलबात भी नहीं हुई, ईवन के कोई एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होया, सारियां हवाई गल्लां सन। हुण आके शायद कह रहे हैं कि जी मार्च कोई सस्ता तेल आ जाए, वो भी हवाई गल ही लग रही मैनू। हाले तक पता नहीं आता है कि नहीं आता, तो जे आ भी गया तो पता नहीं सानू सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखें सारे, अब हम जो एक्सपीरियंस अपने कई दफ़ा खैर देखा है, मगर इस दफ़ा तो कमाल ही हो गई है जो सारा बैकलैश आ रहा है, जो सारी इनकी एक हाइब्रिड रजीम था फिर उसका खात्मा। तो इस चीज़ का हमें सबक देता है कि ये जो हमारे डिक्टेटर्स होते हैं, अब बाजवा साहब भी प्रूफ तो ये हुआ है कि इवन तो उन्होंने पूरा मार्शल लॉ तो नहीं लगाया था, मगर छोटा मोटा तो उन्होंने भी मार्शल लॉ ही लगा दी थी छोटी सी। तो इन लोगों की जो आप कह लें कि ना दूरअंदेशी होती है ना कोई पॉलिसी होती है, और जो ये करके जाते हैं फिर मुल्क उसका बड़ी देर तक खमियाजा भुगतता रहता है। तो इसका हाई टाइम कि अब ये अपनी पॉलिटिकल मेडलिंग जो है हमारे जो डिक्टेटर्स हैं ख़त्म करें और ये अपनी ख्वाहिशात अपने तक ही रखें। और हमें कोई इधर से डॉक्ट्रेन नहीं चाहिए, बल्कि हमारी एक पूरी मुल्क की इंटेलिजेंस या हमारे पॉलिटिशियंस बैठ के डॉक्ट्रेन निकाले जो मुल्क को तरक्की की राह पे डाले। बिल्कुल सर, मेरा अपना एक ज़ाती नज़रिया बड़ा मैं क्लीयर है इस बारे कि जी इस्टैबलिशमेंट जी कोई सियासी जमात तो है नहीं। इस्टैबलिशमेंट वाले जिहड़े ने उन्हों की ट्रेनिंग होंगी है ब्लैक एंड वाइट, सिंपल दो चीज़ां ने, तो ग्रे च कोई चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स सारी की सारी ग्रे च होंगी है, ग्रे एरिया है पॉलिटिक्स का। वो सुलह भी हो जाती, लड़ाई भी हो जाती, हाथ भी मिला लिया जाता है, दूर भी हो जाता है, पास भी आ जाता है। तो इस्टैबलिशमेंट की ट्रेनिंग तुसीं देखोगे वो होएगी यस सर
ਨੋ ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਖਤਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਤੇ ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ एक हो जाए। हाँ जी, ये You never know. पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, Exactly, एनीथिंग कैन बी exactly, पॉसिबल। exactly. तो जिसका काम उसी को साजे, तो अल्लाह आप आपका भला मुल्क की करे। सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें और पॉलिटिशियंस को उनका काम करने दें। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट जी वो वही झटका दे दिया, आज मिल गया, जिसका डार साहब अंदेशा दे रहे थे। गैस प्राइसेस 16% से 112% बढ़ गई हैं, यानी कि कई लोगों का, बल्कि बेशतर लोगों का मुझे तो लगता है कि डबल बिल हो जाएगा। और इससे जो गवर्नमेंट है वो 310 अरब रुपए रेज करेगी। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ का झटका धीरे से, ਇਹ ਜ਼ੋਰ का झटका ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ੋਰ से लगा है। झटके पे झटका मिल रहा है। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਖੌਫਨਾਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਗਰ 18ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਾਂ 19ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁਛ ਹੈ, CSP ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਸਵਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਸਵਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੇਮ ਕਰੋ। ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਤਨਖਾਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ, हर चीज़ डबल स्टैंडर्ड चल रही है। जंगल का निजाम, जंगल का निजाम, जंगल का कानून चल रहा है। अल्लाह इसी तरह आप इनके, बल्कि मैं पढ़ रहा था तो इन्होंने बड़ी अच्छी एक टर्म निकाली है। इन्होंने कहा जी कुछ जो गैस के कंज्यूमर हैं, हम उसकी प्राइसेस इंक्रीज की बात कर रहे थे, तो कुछ और प्रोटेक्टेड होंगे और कुछ नॉन प्रोटेक्टेड होंगे। मतलब मुझे ये सोच के हंसी आ रही थी कि मैंने कहा हम तो खैर नॉन प्रोटेक्टेड हैं, जो भी कुछ है वो हमारे पे बारिश होती है। नहीं सर, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, उनका 16% इजाफा होएगा। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਅਮਾ ਨੇ ਅੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 112% ਨਹੀਂ 16% ਸੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ नहीं है पाकिस्तान ਚ, सिंपल। इसी तरह इसमें इन्होंने साथ में ये भी ऐलान किया कि इंडस्ट्री की भी गैस प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, और अब हमारी बिजली भी गैस से क्योंकि काफ़ी सारी बनती है, तो अब उसकी वजह से बिजली की प्राइस में एक मज़ीद इम्पैक्ट आएगा। मगर इसके आज मैं खुरम दस्तगीर साहब की मैं सुन रहा था, आप वो कह रहे हैं जी हमने कोल के ऊपर जाना है, कोल ज़्यादा से ज़्यादा बनना है। अपेरेंटली कि लोकल कोल का प्लांट जो पहला लगा था सीपैक के अंडर, वो उसने प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी इलेक्ट्रिसिटी, मगर फ्यूचर में कह रहे हैं हम और कोल के प्लांट्स बनाएंगे। सो लेट्स ये ना हो कल को कोल भी महंगा हो जाए, तो हम रिन्यूएबल्स के ऊपर जाना चाहिए। कोल वैसे भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं। मेरी नाकस राय के मुताबिक 2017-18 च इंटरनेशनली पाबंदी नहीं लगी कोल पावर प्लांट्स से उत्ते? नहीं, वो आपकी चाइना में भी बहुत सारे कोल प्लांट्स हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में, मगर वो यूरोप वाले नए बिल्ड करन थे नहीं, तो यूरोप में इस तरह के मामले हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता, तो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन सर अगर देखो एटलीस्ट इंडस्ट्री ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
एक्सपोर्ट्स ਨੂੰ हाँ जी, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ तो बस ये तो जिस तरह आवाम मुश्किल में है उसी तरह के यहाँ बिजनेस कम्युनिटी भी अब उस मुश्किल से गुजरेगी। ऑलरेडी जो भी कोई इस मुल्क में काम करता है मुश्किल में गुजरता है। तीसरा भी एक जो अहम खबर आई है वो कि रिमिटेंस बड़े अरसे के बाद दे हैव फॉलन बिलो $2 बिलियन इन द मंथ ऑफ जनवरी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा है वो जो डार साहब की जादूगरी थी कि उन्होंने डॉलर की प्राइस को पैक कर दिया था 227 पे, और जबकि ओपन मार्केट में 280 तक चला गया था। तो ऑफ कोर्स अगर लोगों ने पैसे भेजे बैंक के थ्रू भेजे तो 227 का रेट मिलता था, हुंडी से भेजें तो 280 का रेट मिलता था। तो सबने ऑफ कोर्स वो हुंडी से भेजना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ही निकला कि 2 बिलियन से कम हो गई। और इसके अलावा एक्सपोर्टर्स भी 6 महीने तक बाहर अपने डॉलर रख सकते हैं। सो उन्होंने भी यही देखा कि जब डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तब उन्हें पैसे भेजे, तो उन्होंने भी नहीं भेजे। तो हमारी जो रेमिटेंस हैं वो 2 बिलियन से नीचे चली गई, एक्सपोर्ट्स भी हमारी गिर गई। और अगर आप देखें तो पिछली 6 माह के अंदर जो हमारे रेमिटेंस आई हैं सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आई हैं 3.89 बिलियन, फिर यूएई है 2.87 बिलियन, उसके बाद फिर आपका यूके है जहाँ से 2.31 बिलियन आई हैं, और फिर आपका गल्फ़ कंट्रीज़ है बहरीन वगैरह बाकी सब मिला के कुवैत 1.87 बिलियन, यूएस से आई हैं जी 1.75 बिलियन और ईयू से 1.79 बिलियन। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में 6 महीने में आई है, इसको सब्सटैंशली इंक्रीज़ होना है। मगर ये जो डार साहब की जादूगरी थी कदीर साहब, इस पर आप क्या करेंगे? ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਕਮ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਡਾਲਰ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਟਰਬੈਂਕ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰੋ, 100 रुपये का डॉलर कर दो, जो मिलने नहीं। ओपन मार्केट 270 रुपये का मिल रहा है, तुझे 100 रुपये का रख लो, इसी की फायदा। तो अगर इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं तो गवर्नमेंट को भी कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए थी कि जिससे आपका जो रेमिटेंस है उस पर मजीद कोई इफेक्ट ना आए। इन्होंने तो पहले ही बाहर आग लगी हुई है और इन्होंने ऊपर से नई पॉलिसी बना ली जिसमें डॉलर रेट को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें मिजरेबली फेल हो गए और उसके नतीजे हमारी रेमिटेंस भी गिर गई। तो सर निकालना उन्होंने अपने हैट में से खरगोश सा और निकल आया धुआं। सर अफसरशाही रेमिटेंसिस ਤੇ ਡਾਲਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਟੀਟੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਟੀਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਲਰਸ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ जान। इसी तरह इसके पीछे बड़े इंटरेस्ट ग्रुप हैं, बड़ी बात होएगी जनाब। इसके बाद अब हम मज़ीद की गहराई में नहीं जाएंगे। अब जो एक इंडिया बड़ी एक डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी, और वो कहते हैं कि जी बड़े उधर इंसानी हकूक़ हैं, बड़ा उसका एक इमेज इंडियन मीडिया भी पेश करता है, मगर उधर एक बिल्कुल बड़े डार्कोनियन आजकल हरकतें हो रही हैं। और पहली दफ़ा अब लेट्स सी कि वेस्ट का क्या रिएक्शन होता है कि BBC के ऑफिस पे रेड हुई है। अपेरेंटली वो टैक्स मैन ने की है जो टैक्स के ऑफिशियल्स थे, और उन्होंने सर्वे करना था जी इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग इरेगुलरिटीज़ की हैं BBC ने। इसका बहाना लगा कर उन्होंने रेड किया मुंबई में और दिल्ली में, और उधर उन्होंने उनके कंप्यूटर भी ले गए, उनके मोबाइल फ़ोन भी ले गए, और दफ्तर उनके सील बंद कर दिए, और उनके कई दर्जनों बंदों ने आके वो रेड की और आके वो सर्च करते रहे। अब इसमें उन्होंने कहा जी अब हम इस सर्वे को, इसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होगी, जब तक ये सर्वे कंप्लीट नहीं होगा उनके ऑफिस बंद रहेंगे। अब ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि एक द मोदी क्वेश्चन 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें BBC ने एक्सपोज किया था कि पहली जो उसका पार्ट था कि उसमें किस तरह गुजरात राइट्स में 3 दिन के लिए मोदी ने अपेरेंटली उनको फ्री हैंड दिया कि आप कत्ल करें मुसलमानों का, जिसमें प्रेग्नेंट औरतें भी मर गई, पॉलिटिशियंस मर गए जो खुद मोदी को फ़ोन करते रहे कि हमें बचाएं, बच्चे मार दिए, कत्ले आम हुआ। उसके बाद फिर जब सेकंड जो पार्ट था उसमें उन्होंने बताया हुआ कि मोदी ने किस तरह सिस्टमेटिकली जो उन्होंने जो गाय बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की जिसमें कई मुसलमानों को लिंच कर दिया गया मॉब्स ने।
तो वो कत्ल करते रहे। तो अब ये बीबीसी देखें इतना बड़ा रेड हुआ, अब लेट्स सी इनकी कहाँ कैसे देखते हैं वेस्ट। सर इंडिया ਦੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। इस वास्ते सुकून ही रहना। आई डोंट थिंक सो कि जी कुछ होना है। मैं भी सोच रहा था क्योंकि अभी जो इंडिया है वो रशिया से तेल भी खरीद रहा है और अब आगे अपनी उन्होंने डिफेंस की भी चीज़ें कई बिलियन डॉलर की खरीदारी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंडिया को प्रेशर डालने के लिए शायद ये थोड़ा बहुत टैक्टिक हो, यू नेवर नो। बट ये नहीं कि ये भी एक बड़ा भयानक चेहरा है इंडिया का जो एक दुनिया के सामने पेश किया कि किस तरह वो हरास करे एक मीडिया आउटलेट को। अब लेट्स सी उनको सैंक्शंस इस पर लगती हैं कि नहीं लगती। इंटरनेशनली रिनोन मतलब हिस्टरी ਉਹਦੀ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। BBC ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ BBC ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ BBC ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਸੈਰਬੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ था। BBC ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਂਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਕਰਟ ਕੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। लेट्स सी जी, दो दुनिया मुल्क हैं, एक इजराइल और एक इंडिया जो बड़ा वेस्ट का चहीता है। तो अब देखते हैं कि क्या स्टेप लेते हैं, जबकि वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स आर बीइंग टारगेटेड बाय द इंडियन अथॉरिटीज़। तो अब जी हम चलते हैं जी एक अच्छी खबर पे, वो है जी PSL। तो पहले एक ज़माने में जब हम छोटे होते थे, छोटे तो नहीं काफ़ी बड़े भी होते थे, तो पसंद होती थी, तो बड़ा असर लोग सेलिब्रेट करते थे सब कुछ। मगर अब मेरा ख्याल है PSL उस चीज़ को रिप्लेस कर लिया कि सब उसको ईगरली वेट कर रहे होते हैं और खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप सोशल मीडिया भी देखें, लोग बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी कल, जिसमें हमारा जो लाहौर के कलंदर है, लाहौर कलंदर जो है वो कल जीत गया। मुल्तान सुल्तान से पहला मैच था। ओपनिंग सेरेमनी के बाद कोई एक्टिविटी, कोई खुशी वाली चीज़ आई पाकिस्तानियों के अंदर। मतलब हालां तक ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਜਮ ਸੈਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਮ ਦ PSL 1 ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਤਾਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਪਸੰਦ ਚੂँकि ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ PSL ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ वो खत्म हो जाती है। उसको बिल्कुल बेहतर करने की जरूरत हाँ है जी, और सॉलिड प्लान लेके। हाँ जी, और इसमें अब तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं। पहले खान साहब पहले PSL में कह रहे थे कि रेलू कट्टे आ गए, तो अब रेलू कट्टे नहीं, अब बड़े टॉप के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। सर ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਲੂ ਕੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟॉमी। और आज कदीर साहब वैलेंटाइंस भी मना रहे हैं, तो हम कदीर साहब से पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं वैलेंटाइन डे वाले। I have a date today with an actual date from Saudi Arabia। Yes sir, अजवा कदीर साहब की आज अजवा से डेट है जी। हाँ जी। तो मेरे घर में तो खैर रानी डेट पड़ी है, मैं जाके वो खा लूंगा। तो होपफुली आप लोग आज इंजॉय कर रहे होंगे वैलेंटाइंस को। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਡੇਟਾਂ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ। हमारे लिए यही डेट ठीक है। तो एनर्जेटिक होंदी डेट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ माशाल्लाह खास तौर ਤੇ अजवा ਜਿਹੜੀ बीमारियों ਦਾ इलाज है सारा सिलसिला है। इसी तरह हमारे लिए ये वाली डेट एनर्जेटिक होती है, और यंग लोग हैं जो कैमरे के पीछे हैं उनके लिए दूसरी वाली डेट एनर्जेटिक होती है। तो ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਦਰ ਪਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਨਸੈप्ट थोड़ा ਜਿਹਾ डिफरेंट हो जाता है कि जी इसी तरह आजकल तो गाड़ी बाहर इशारों पे खड़ो करो वो मुसीबत बन जाती है, स्पेशली अगर बेगम साथ हो तो वो सारे फूल लेके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो जो 10 रुपए का फूल था वो 1000 का हो जाता है। तो बाहर आज जी कोई जो भी किस तरह एंजॉय करता है लिमिट में रह के एंजॉय करे। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਫੁੱਲ ਰੁਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। हाँ जी, चले इंसानों की तो कदर इस मुल्क में कम होती जा रही है, मगर चले कि एक दिन फूलों की तो कदर हाँ लोग जी, मना ही बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।